नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्रा। ये सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। वित्त वर्ष 2026-2027 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8 से 7.2% के बीच रहने का अनुमान। पीएम ने दोहराया रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र। कहा, योजनाओं को फाइलों तक नहीं, उसको लाइफ तक पहुंचाने का रहता है प्रयास। सांसदों से व्यवधान नहीं, समाधान बनने का किया आग्रह। प्रधानमंत्री ने कहा, एआई के नैतिक उपयोग पर नहीं होना चाहिए कोई समझौता। एआई सेक्टर के सीईओ और विशेषज्ञों के साथ की बातचीत। भारत के एआई मिशन के लक्ष्यों को गति देना उद्देश्य। यूजीसी के नए नियम फिलहाल नहीं होंगे लागू, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। 19 मार्च को होगी अगली सुनवाई। और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का भव्य समापन। थल सेना, नौसेना, वायुसेना समेत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड ने दी मनमोहक प्रस्तुति। शानदार सैन्य परंपरा की दिखी झलक। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। आर्थिक सर्वेक्षण में देश की बेहतर तरक्की की तस्वीर नजर आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेवा और कृषि क्षेत्र में तेजी के आंकड़ों ने मजबूत आधार तैयार किया है और इसके चलते सरकार बजट में कई बड़े प्रावधान कर सकती है। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि भारत की जीडीपी 7% से ज्यादा रह सकती है। उद्योग जगत के दिग्गजों ने भी सरकार की नीतियों के चलते अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर किए गए रिफॉर्म की तारीफ की है और कहा है कि दुनिया की सबसे भरोसेमंद इकॉनमी के तौर पर आज विश्व भारत की ओर देख रहा है। वित्त मंत्री ने आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, जिसमें देश की तेज विकास रफ्तार की तस्वीर दिखाई दी। इस सर्वेक्षण के माध्यम से देश की आर्थिक हालात के आंकड़े सामने आए तो 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तमाम सुझाव भी दिए गए। वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है और भारत की वित्तीय नीतियाँ आगे भी उसे तेजी से बढ़ने में मदद करती रहेंगी। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि देश के आर्थिक संकेतक विकास रफ्तार को बनाए रखने में सहायक होंगे। India's potential growth is 7%, and that is why you saw that our GDP projection for 26-27 is between 6.8 and 7.2%. Of course, subject to geopolitical risk factors, commodity prices, etc., all of them can derail the calculations on a short-term basis. आर्थिक सर्वेक्षण में अलग अलग सेक्टर की विकास रफ्तार पर आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी ने नई उम्मीद जताई है तो कृषि क्षेत्र की विकास रफ्तार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकी है। सरकार के कार्यक्रम और नीतियों के कारण आज हमारे देश की जो औसत कृषि विकास दर पिछले 5 साल की है वो 4.4% रही है और 4% से अधिक कृषि विकास दर रहना ये अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि है। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के चलते बीते एक दशक में औद्योगिक उत्पादन में तेजी से बढ़ावा हुआ है तो मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत से अर्थव्यवस्था को बड़ा संबल भी मिला है। इंडियन जो इकोनॉमी है ओवरऑल ग्रोथ हो रही है। आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देख लीजिए, सर्विस सेक्टर जो है एक बहुत बड़े रूप में कंट्रीब्यूट कर रहा है और एग्रीकल्चर हमारा जो इकोनॉमी है बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। ओवरऑल जो इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। बजट से पहले आए आर्थिक सर्वेक्षण ने देश की अर्थव्यवस्था की सुनहरी तस्वीर पेश की है तो बजट घोषणाओं से पहले सरकार से जनता और औद्योगिक जगत की उम्मीदें भी और बढ़ गई हैं। अजय मिश्रा के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण को देश के लिए बहुत बेहतर दस्तावेज करार दिया है।
उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में अपार संभावनाएं हैं। हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने मुख्य आर्थिक सलाहकार से खास बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं इस खास पेशकश में। नमस्कार। देश की अर्थव्यवस्था का सालाना रिपोर्ट कार्ड इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 संसद के पटल पर रखा जा चुका है। वैश्विक दबाव और घरेलू चुनौतियों के बीच देश की ग्रोथ कितनी मजबूत रही है, महंगाई, रोजगार और निवेश के मोर्चे पर यह आर्थिक सर्वेक्षण क्या कुछ कहता है और क्या ग्रोथ की रफ्तार टिकाऊ है, आगे की राह कैसी है आर्थिक नीतियों की, समझने के लिए सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, वित्त मंत्रालय से। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए दूरदर्शन समाचार पर। मेरा सबसे पहला सवाल यही कि 3 साल पहले आपने कहा था कि देश की जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो 6.5% है। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अब आपको लगता है कि भारत की ग्रोथ 7 से 8% के बीच हो सकती है सर? Yes, you're right. 3 years ago we did say it was 6.5%, and we also said at that time that if India continued with economic reforms, then we will be in a position to grow even faster. And what we have seen since we wrote that is continued investment in infrastructure, government capital expenditure, credit rating upgrades because fiscal policy has been responsible. And then now in the last 2 years, we have seen reforms in the union government and in states as well. And all of these put together have given us the confidence that in spite of the geopolitical situation, Indian economy will be in a position to grow on average at 7%. And because we have also demonstrated that growth performance in the last few years as well. And that is why we were confident enough to upgrade the growth estimate from 6.5 to 7%. सर, अगर हम सेक्टोरल थोड़ा सा आपसे समझ पाए, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, इन तीनों ही सेक्टर में आपके बेसिक प्रेस्क्रिप्शंस क्या हैं आगे जाते हुए ग्रोथ मोमेंटम को बनाए रखने के लिए? व्हाट आर द की चैलेंजेस इन ऑल इन दीज 3 सेक्टर्स एंड कैसे हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं थ्रू पॉलिसी इंटरवेंशंस? Well, that's a very simple question, but very long answer. In fact, that is the entire purpose of the survey. What is it that we need to do in all these 3 sectors? And that is what is covered in the respective chapters. On agriculture, we need to focus on improving productivity in traditional crop areas, as we have been able to grow in allied areas like fisheries and aquaculture and livestock, horticulture, etc. And for that, we need to engage in reforms of the fertilizer subsidy process. We need to encourage crop diversification through our, procurement process, etc. Moving on to manufacturing, yes, of course, we need to invest in cluster manufacturing because we have been good at doing clusters. You have auto cluster in Tamil Nadu, you have textile clusters in different parts of the country. So we have to do cluster manufacturing, which is what will give us the scale. And we need to also invest in R&D, which the government has done with RDIF and ANRF. Private sector has to step in and meet the government more than halfway. And of course, we have to continue to engage in deregulation to be able to incentivize SMEs to take up manufacturing. Then if you go to services, of course, that's been a success story for India in general, but there is now technology developments which could basically make us grow at a slower rate than before. So we need to therefore upskill ourselves in the services space and also make skilling available in areas which will not be impacted by AI. And these are the areas, these are the various measures that we have recommended in different chapters in the economic survey with respect to handling the future growth potential of agriculture, manufacturing and services. Sir, thank you for the explanation. Sir, आपने सर्वे में लिखा है कि India is a victim of geopolitics and strategic power grab. अब जो एक बहुत बड़ा फोकस नजर आ रहा है आपके सर्वे का, वो है आत्मनिर्भर भारत। स्वदेशी पे आपने इतना फोकस किया है, रेजिलियंस पर आप फोकस कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक रेजिलियंस पे फोकस कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है और आगे जाते हुए जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो कैसे आत्मनिर्भर भारत को और ज्यादा पुश दे सकती हैं? सर, सर्वे इस बारे में क्या कहता है? Mental health, what they eat, what they consume, and how physically active they are, screen time, and also importantly, how do they respond and take public goods as their private goods? How do we treat public space? I think these are all the areas in which our citizens can also contribute to Viksit Bharat. Thank you.
डॉक्टर नागेश्वरन, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और दूरदर्शन समाचार पर अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा आर्थिक सर्वेक्षण में जिस तरह से स्पष्ट तौर पर देश की आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक विश्वास जताया गया है कि भारत की आर्थिक जो रफ्तार है और अभी भी लार्ज इकोनॉमी में सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बनी हुई है। गोल्डीलॉक मूवमेंट कहा जा रहा है, जिसमें ग्रोथ हाई है, इन्फ्लेशन बहुत ही कंट्रोल में है, आपके इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी हो रही है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, कैपिटल की कमी नहीं है। लेकिन अभी जो चैलेंजेस हैं एक्सटर्नल सेक्टर पर वो थोड़ा सा वल्नरेबल बनाती हैं। देश में नेफ्ट एफडीआई को लेकर के चिंताएं हैं, देश में जो टैरिफ्स है उसके असर को लेकर के चिंता है। लेकिन इन्हीं सब चुनौतियों का हल निकालने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण देश के सामने रखा जाता है और उसका बहुत सारा जवाब आपको मिलेगा देश के बजट में, जो कि आने वाला है 1 तारीख को, 1 फरवरी को। तो क्या कुछ असर पड़ेगा इस इकोनॉमिक सर्वे का बजट पर, उस पर भी हम लगातार चर्चा करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जो बजट की बारीकियां हैं और आर्थिक सर्वेक्षण का असर जो है उस पर हम लगातार आपको अपडेट करते रहें। फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। तो आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज होता है अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति का, और उसी पर खास बातचीत की मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन से हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। आपने देखा अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है और इसकी झलक दिखेगी आने वाले बजट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों को संबोधित किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे देशवासियों के आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति बताया। पीएम ने विकसित भारत की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए सभी सांसदों से व्यवधान नहीं, समाधान की भावना से काम करने का आह्वान किया। आज जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, आज समय व्यवधान का नहीं है, आज समय समाधान का है। आज प्राथमिकता व्यवधान नहीं है, आज प्राथमिकता समाधान है। आज भूमिका व्यवधान के माध्यम से रोते बैठने की नहीं है, आज हिम्मत के साथ समाधानकारी निर्णयों का कालखंड है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि वे आए, राष्ट्र के लिए आवश्यक समाधानों के दौर को हम गति दें, निर्णयों को हम शक्ति दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक कल्याण मार्ग पर अपने आवास पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कार्यरत सीईओ और एक्सपर्ट्स के साथ संवाद किया। इस संवाद का लक्ष्य फरवरी में होने वाली इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के मुताबिक भारत के एआई मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा पर अहम संवाद और मंथन करना था। इसके साथ ही इस संवाद का उद्देश्य रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना, एआई इनोवेशन को प्रदर्शित करना और भारत के एआई मिशन के लक्ष्यों को गति देना था। इस संवाद के दौरान सीईओज ने एआई टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के प्रति मजबूत समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने वैश्विक मंच पर भारत को एआई में अग्रणी बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और संसाधनों की भी सराहना की। नई दिल्ली में शनिवार को दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक होगी, जिसकी सह अध्यक्षता भारत और यूएई करेंगे। इस मौके पर कई अरब देशों के विदेश मंत्री भारत पहुंच चुके हैं, जबकि कई दूसरे अहम मेहमानों का आना अभी बाकी है। सूडान गणराज्य के विदेश मंत्री मोहिउद्दीन सलीम अल अब्राहिम, फिलिस्तीन की विदेश मंत्री वर्सेन आगा बेकियन और कोमोरोस के विदेश मंत्री मोहम्मद चांदफिट समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंच चुके हैं। भारत और अरब देशों के बीच विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक है। पहली बैठक 2016 में बहरीन में हुई थी, जिसमें सहयोग के 5 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई थी। 10 साल बाद हो रही इस बैठक से उम्मीद है कि भारत और अरब देशों के बीच रिश्ते और गहरे होंगे और नए क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल घीत का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। अहमद अबुल घीत भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक से संबंधित बैठकों में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं।
अगले 2 दिनों में होने वाली उच्च स्तरीय बैठकों में सभी क्षेत्रों में एक मजबूत भारत अरब साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित होगी। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से उद्योग जगत के साथ साथ कई अन्य क्षेत्रों में विकास के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। इसे भारत की इनोवेशन और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इसे लेकर यूनिवर्सिटीज लिविंग के संस्थापक और सीईओ सौरभ अरोड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सौरभ अरोड़ा के मुताबिक इस डील से भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा कि इससे छात्रों के परिवारों को लंबी योजना बनाने में मदद मिलेगी। ट्रेड के साथ साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हमें बात करनी चाहिए, और वो है इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए नए रास्ते खुलना। अब ये डील एक रात में वीज़ा रूल नहीं बदल देगी, लेकिन आने वाले टाइम में इसका असर ज़रूर दिखेगा, क्योंकि इससे फैमिलीज़ को लंबी प्लानिंग करने में मदद मिलती है। इंडियन स्टूडेंट्स बड़ी मात्रा में बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, और यूरोप का रोल इसमें लगातार बढ़ रहा है। आज यूरोप कंट्रीज़ में करीब 1,20,000 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते पर टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल पीके भट्टाचार्य ने कहा कि समझौते से चाय के निर्यात में बढ़ोतरी की बड़ी उम्मीद है। साथ ही वैल्यू एडेड और बेहतर क्वालिटी वाली चाय के निर्यात के नए अवसर खुलेंगे। जो कि भारत और ईयू के साथ में अंकित हुआ है 27 जनवरी 2026 में। ये हमको आशा जगाता है कि हम लोगों के साथ में, हमारे देश के साथ में बायलैटरल ट्रेड का इजाफा होगा। सबसे पहले अहम बात यह है कि चाय जो ईयू में अभी जाते हैं, इसका टोटल क्वांटम 21 मिलियन केजीज है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी, वैल्यू एडेड टीज में इजाफा होने का, एक्सपोर्ट होने का ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इसमें टैरिफ में स्ट्रीमलाइनिंग आ जाएगी इसके अंदर में, है ना। देश के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन गुरुवार को बीटिंग रिट्रीट समारोह के जरिए हुआ। बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन विजय चौक पर किया जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पहुंचने के साथ ही हुआ। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने महामहिम को सलामी दी और इसके बाद भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बलों के सामूहिक बैंड द्वारा आकर्षक प्रस्तुति दी गई। वायुसेना के जवानों ने बीटिंग रिट्रीट में ऑपरेशन सिंदूर की झलकियां प्रस्तुत की। बैंड टीम ने कदमताल करते हुए अलग अलग फाइटर जेट और डिफेंस सिस्टम का फॉर्मेशन बनाया, जिसने सभी को गर्व से भर दिया। वहीं जल सेना के बैंड ने विजय चौक पर वंदे मातरम लिखकर सबका मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते पर सिमंदर एजुकेशन के को-फाउंडर श्रीपाल जैन ने कहा है कि समझौते से भारतीय छात्रों की यूरोप में पढ़ाई के मौके बढ़ेंगे। स्टूडेंट मोबिलिटी, फैकल्टी एक्सचेंज और शैक्षिक मान्यता जैसे क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत होगा। The India-EU Free Trade Agreement, I think it's just not about goods and services. It is more about people, skills and long-term collaboration. हम अगर education के perspective में देखें तो there are huge opportunities which are coming up from this deal. There will be increased student mobility, faculty exchange programs will happen, academic recognitions will happen. बहुत सारे mutual recognition agreements भी sign होंगे professional bodies में. So I see this as a big plus from an education perspective. From an Indian student perspective, I feel that there will be a lot of mobility, global mobility now. और भारत और यूएई के बीच हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन पंकज चड्ढा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।
पंकज चड्ढा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत से भारत को इतना बड़ा फेवरेबल FTA मिला है जो इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए बेहद मददगार साबित होगा। ये इंडिया EU FTA के लिए दिल से आभारी है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष जी का, जिसने इतनी मेहनत से हमें इतना फेवरेबल FTA दिलवाया है। इसके कारण हमारे लिए जो इंजीनियरिंग सेक्टर है वो सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इन दिस। 75 बिलियन डॉलर्स का इंडिया का एक्सपोर्ट है, उसमें 20 बिलियन डॉलर इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट है और हम श्योर है और कि ये 2 साल में हम इसको 25 बिलियन कर पाएंगे। हमारे कुछ 4 सेक्टर हैं जो सबसे मेजर सेक्टर है जिसको बहुत फायदा होगा। एक इलेक्ट्रिकल मशीनरी है, दूसरा इंडस्ट्रियल मशीनरी है, तीसरा प्रोडक्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील है और चौथा जो आयरन एंड स्टील है जिसकी अभी डिटेलिंग नहीं आई है, पर हमें आशा है कि उसमें भी हमारा काफी फायदा होगा और हमारे ये चारों मेन सेक्टर्स को बहुत एडवांटेज होगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आगरा प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रोहित गुप्ता ने FTA पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यूरोपीय बाजार में अवसर बढ़ेंगे, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। ज्वेलरी सेक्टर एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, स्पेशली हैंडमेड ज्वेलरी, चाहे वो स्टोन कटिंग हो, चाहे वो कटक का हैंडमेड काम हो या ट्रेडिशनल ज्वेलरी हो जो हाथ से बनती है, तो उससे काफ़ी इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा। सो इस डिफिकल्ट टाइम में ये FTA इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी था और एक म्यूचुअल बेनिफिट को लेकर ये एग्रीमेंट आया है एंड आई थिंक इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर बोथ द कंट्रीज। राजस्थान के जयपुर में द्वारका जेम्स लिमिटेड के चेयरमैन कृष्ण बिहारी गोयल ने कहा कि भारत EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चांदी, सोने और ज्वेलरी संबंधी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा मौका है और इससे अगले 2-3 सालों में एक्सपोर्ट 3 से 4 गुना बढ़ सकता है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और पहले PM मोदी के नेतृत्व में UK के साथ जो FTA हुआ और अब यूरोप के साथ भी हो गया है पूरी EU से, तो ये करीब 27-28 कंट्रीज के साथ एक साथ FTA हो जाना इंडिया के लिए बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटीज वाला मोमेंट है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गंगटोक द्वारा ग्रामीण विकास विभाग सिक्किम के सहयोग के साथ गंगटोक में वार्तालाप नामक एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम विकसित भारत जी राम जी योजना पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिवों के साथ साथ प्रसार भारती के क्लस्टर हेड भी उपस्थित रहे। कार्यशाला में ग्रामीण विकास विभाग, EPFO और कृषि विभाग के विशेषज्ञों ने विकसित भारत जी राम जी योजना के साथ साथ प्रधानमंत्री रोजगार योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर विस्तार से जानकारी दी और सिक्किम में की जा रही तैयारियों पर प्रकाश डाला। इस वार्तालाप कार्यक्रम में राज्य भर से 40 से अधिक पत्रकारों ने हिस्सा लिया। और प्रसारण और मीडिया तकनीक के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी BES एक्सपो की गुरुवार को शुरुआत हुई। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी द्वारा नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इस 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर ट्राई के चेयरमैन अनिल लाहोटी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू और प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी मौजूद रहे। प्रसारण और मीडिया तकनीक के क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले एशिया के सबसे बड़े सम्मेलन BES एक्सपो 2026 की गुरुवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरुआत हुई। इस साल सम्मेलन की थीम है ब्रॉडकास्ट इंटेलिजेंस इनोवेशन मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। BES एक्सपो के उद्घाटन के मौके पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी ने कहा कि ट्राई ने प्रसारण क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। ट्राई has been working to facilitate the adoption of technology in the broadcasting sector. In its recent past, we have taken proactive measures to bring out forward-looking policy recommendations and regulatory framework. During 2025 itself,
TRAI gave recommendations on the regulatory framework for ground-based broadcasting, that is GBB, to the government. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू ने इस मौके पर कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों के आने से भविष्य में मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। We are making significant gains across all the 5 layers of artificial intelligence value chain. Every segment, both on the positive side and negative side, is going to be impacted. But our segment, the media and the entertainment landscape, is definitely going to undergo a huge transformation with artificial intelligence coming in. Whether it is still super intelligence or small intelligence or basic human level intelligence, I am not too sure, but the fact is what's happening currently is mind boggling. प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पत्रकारिता का सहायक तो हो सकता है, लेकिन ये संपादकीय विवेक का स्थान नहीं ले सकता। At Prasar Bharati, our approach to AI is responsible and purpose driven. We see AI as a tool to assist journalism, not to replace editorial judgment. It is a tool to amplify Indian languages, not narrow narratives, and to improve efficiency without diluting accountability. We are exploring the use of AI in areas such as archival restoration and metadata enrichment, multilingual workflows, newsroom automation with human oversight, and intelligent discovery of content across platforms. 3 दिनों तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी में भारत और विदेशों के 1000 से अधिक प्रतिनिधि, वक्ता और पैनलिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। नई दिल्ली में अगले महीने आयोजित होने वाले AI इम्पैक्ट समिट के मद्देनजर इस सम्मेलन का आयोजन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निशांत सौरभ, DD न्यूज, दिल्ली। भारत स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी क्रम में नई दिल्ली में सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय सम्मेलन में भारत के नेट जीरो लक्ष्य और 500 गीगावाट नॉन फॉसिल ऊर्जा क्षमता हासिल करने के वैश्विक अनुभवों और व्यावहारिक समाधानों पर मंथन किया जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत साल 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन सहित कई देशों के वैश्विक विशेषज्ञ, नीति निर्माता और ऊर्जा क्षेत्र के प्रैक्टिशनर्स शामिल हुए। यहाँ विभिन्न देशों की केस स्टडीज के जरिए ऊर्जा संक्रमण के अलग अलग मॉडल और अनुभव साझा किए जा रहे हैं। हमारे देश में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं और अभी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है कंट्री की लगभग 50% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की ऑलरेडी हो गई है। जो हमारी ग्रिड है उसको मैनेज करने के लिए हमको अब स्टोरेज ज़्यादा से ज़्यादा लगानी है। कुछ पंप स्टोरेज भी हमारे देश में लग रहे हैं, तो स्टोरेज, विंड और सोलर मिला के हमें आशा है कि हम अपनी अधिकांश रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएंगे। सम्मेलन में विकेंद्रीकृत ऊर्जा उत्पादन, बड़े और वितरित ऊर्जा भंडारण, स्मार्ट ग्रिड और डिमांड साइड फ्लेक्सिबिलिटी जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो रही है। टैरिफ के माध्यम से लोड शिफ्टिंग, उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी और ग्रिड की किफायती व भरोसेमंद बनाने के उपायों पर भी मंथन किया गया। साथ ही सोलर, पवन, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा के बेहतर एकीकरण के लिए तकनीकी और नियामकीय सुधारों पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री जी का विजन तो ये शुरू से रहा है। जब वो गुजरात चीफ मिनिस्टर थे तब भी सबसे पहले सोलर को लाने वाले वही थे और अभी भी उनकी सोच बड़ी स्पष्ट है। जो रिसोर्सेज भारत में हैं उनको हमको अधिक से अधिक एक्सप्लॉइट करना है। अभी हमारे एनर्जी के जो इंपोर्ट्स हैं वो हमको कम करने हैं। भारत में बहुत मात्रा में उपलब्ध है। सोलर के हमारे पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, विंड के भी अच्छे रिसोर्सेज हैं। अभी हम हाइड्रो के रिसोर्सेज को भी अच्छा टैप कर रहे हैं। तो ये जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं देश के, उनको एक्सप्लॉइट करके जो भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं लॉन्ग रन में, उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य ऐसे ठोस, व्यावहारिक और स्केलेबल नीति, नियामकीय और डिजिटल समाधान सामने लाना है जिन्हें भारत की जरूरतों के अनुसार अपनाया जा सके।
उम्मीद है कि इन चर्चाओं के जरिए भारत के 500 गीगावाट नॉन फॉसिल क्षमता और नेट जीरो लक्ष्य के अनुरूप एक विश्वसनीय, किफायती और भविष्य सुरक्षित ऊर्जा ग्रिड का रोड मैप तैयार होगा। साथ ही वैश्विक सहयोग से भारत और दक्षिण एशिया के लिए स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के नए रास्ते खुलेंगे।